तो ही एकेडमी चैनल देखने वाले सभी विद्यार्थियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हो दोस्तों? कल मैं लाइव आया था लेकिन नेट प्रॉब्लम आ गई थी जिसके कारण आपसे रूबरू नहीं हो पाया था। उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं और आपसे क्षमा चाहता हूं। लेकिन अब भविष्य के अंदर जब भी मैं आपसे रूबरू होऊंगा आज या कल, तो उसके अंदर प्रयास करूंगा कि नेट की समस्या न आए। तो खैर, आज अपने पढ़ेंगे व्यक्तित्व मापन के बारे में। दोस्तों, हमारा यूनिट तीसरा चल रहा है रीट का। कौन सा यूनिट चल रहा है? रीट का यूनिट तीसरा चल रहा है और उसमें व्यक्तित्व मापन के बारे में पढ़ रहे हैं। किसके बारे में पढ़ रहे हैं? व्यक्तित्व मापन के बारे में पढ़ रहे हैं। और जो व्यक्तित्व मापन है वो कैसे किया जाता है इसके बारे में अपने जिक्र करते हैं। तो दोस्तों, प्रत्येक व्यक्ति दूसरे के बारे में जानना चाहता है, उसके व्यवहार के बारे में जानना चाहता है, उसके व्यक्तित्व के बारे में जानना चाहता है। जैसे मैं आपके बारे में जिज्ञासु हूं कि आप कैसे हो, आपके कमेंट के माध्यम से मैं अंदाजा लगा लेता हूं आप कैसे हो। उसी प्रकार आप मेरे बारे में जानना चाहते हैं, आप आपके आस पड़ोस के अंदर जो रहते हैं उनके व्यवहार के बारे में जानना चाहते हो, उनको व्यक्तित्व के बारे में जानना चाहते हो। तो यदि हम साइकोलॉजी की बात करें तो जो पुराने हमारे मनोवैज्ञानिक है उन्होंने 3 भागों के अंदर व्यक्तित्व मापने के बारे में बताया। कौन कौन सा विधि बताया उन्होंने? आत्मनिष्ठ विधि, वस्तुनिष्ठ विधि और तीसरा कौन सा बताया उन्होंने? प्रक्षेपी विधि। आत्मनिष्ठ, व्यक्तिनिष्ठ, आत्मनिष्ठ, दूसरा वस्तुनिष्ठ और तीसरा प्रक्षेपी विधि। लेकिन दोस्तों, ये जो तरीका है वो दोषपूर्ण है। क्यों दोषपूर्ण है? क्योंकि कोई भी व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में जानेंगे तो आत्मनिष्ठ तो आ ही जाएगा। उसकी आत्मा के बारे में, उसकी अंदर की बातों को जानना, स्वयं जो निरीक्षण करता है वो इसमें इन्वॉल्व हो जाता है। और कोई भी व्यक्ति जब किसी का अवलोकन करता है, आंकलन करता है, तो प्रक्षेपण साथ का और दूसरे का प्रक्षेपण भी साथ में हो जाता है। तो तीनों को अलग अलग करना विधियों को बेईमानी है, दोषपूर्ण है। इसीलिए आधुनिक जो मनोवैज्ञानिक है उन्होंने व्यक्तित्व को मापने के लिए 5 फार्मूले अपनाए हैं, 5 तरीके अपनाए हैं, 5 सारणियां बनाई है कि व्यक्तित्व को कैसे मापा जा सकता है। नंबर 1, उन्होंने कहा व्यक्ति जीवन की वास्तविक परिस्थितियों में किस प्रकार का व्यवहार करता है। व्यक्ति जीवन की वास्तविक परिस्थितियों में किस प्रकार का व्यवहार करता है उसके बारे में बताया। पहला विधि कौन सा? पहला कौन सा है कि व्यक्ति जीवन की वास्तविक परिस्थितियों में, वास्तविक परिस्थितियों में, वास्तविक परिस्थितियों में कैसा व्यवहार करता है। नंबर 1 हो गया, कैसा व्यवहार करता है। वास्तविक परिस्थितियों में वो कैसा व्यवहार करता है, ये नंबर 1। इसके अंदर उसके व्यवहार को कैसे जाने कि वास्तविक परिस्थितियों में अवलोकन के द्वारा। किसके द्वारा? अवलोकन के द्वारा। किसके द्वारा? अवलोकन के द्वारा। और दूसरा, हम किसके बारे में? व्यवहार के बारे में। किसके बारे में? कि जो व्यक्ति है उसका व्यवहार परीक्षण कैसिक है। व्यवहार परीक्षण, व्यवहार परीक्षण। और तीसरा है परिस्थिति परीक्षण। कौन सा? पहला कौन सा है? व्यक्ति व्यवहार परीक्षण। कौन सा है? व्यक्ति के व्यवहार का परीक्षण। और दूसरा कौन सा है? परिस्थिति परीक्षण। इन तीनों के द्वारा हम साबित करेंगे कि वास्तविक परिस्थितियों के अंदर व्यक्ति कैसा व्यवहार करता है। वास्तविक परिस्थितियों के अंदर मार का भाई और दो कोई कैसा व्यवहार करता है। ठीक है, दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा हो तो कमेंट के माध्यम से मेरे को बता देना। ठीक, तो अवलोकन तकनीक के द्वारा। और अवलोकन को क्या बोलते हैं भाई? आप लोगों को यह भी पता होगा कि अवलोकन को क्या बोलते हैं? निरीक्षण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अवलोकन को मतलब निरीक्षण। तो पुराने जो विद्वान थे वो 3 तरीकों से व्यक्तित्व को मापते थे।
लेकिन वर्तमान जो मनोवैज्ञानिक है वो 5 प्रकार की बात बताते हैं। कितने प्रकार की बात बताते हैं? पहली कौन सी? कि व्यक्ति जीवन की वास्तविक परिस्थितियों में कैसा व्यवहार करता है। दूसरा कौन सा तरीका है जिसके द्वारा मापा जाता है? उस बात का पता लगाने की चेष्टा की जाती है। यानी कि जो मनोवैज्ञानिक है वो ये कहते हैं कि कोई भी निरीक्षक करता इस बात का पता लगाने की चेष्टा करता है कि बालक स्वयं के बारे में क्या कहता है, स्वयं के बारे में क्या कहता है, क्या है। दूसरा कौन सा है? उस बात का पता लगाना, उस बात का पता लगाना कि बालक स्वयं के बारे में क्या सोचता है, क्या कहता है, बारे में क्या सोचता है, क्या कहता है ना। कि अपने बारे में बालक क्या सोचता है, निरीक्षित करता है, ये कहता है। तो इसके अंदर आत्मकथा विधि कौन सी? आत्मकथा प्रश्नावली विधि कौन सी विधि? अपने आप के बारे में आत्मकथा विधि, प्रश्नावली विधि, और क्या है? साक्षात्कार विधि। कौन सी है? साक्षात्कार विधि। कार्य विधि, ठीक है। और चौथा कौन सा तरीका है? यानी 2 तरीके बता दिए मैंने। और तीसरा कौन सा है? पहला कौन सा है कि व्यक्ति वास्तविक परिस्थितियों में कैसा व्यवहार करता है। दूसरा इस बात का पता लगाना कि बालक स्वयं के बारे में क्या सोचता है। और तीसरा दूसरे व्यक्तियों के बारे में पता लगाना या मूल्यांकन करना। दूसरे लोगों का पता लगाना कि वे क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं। दूसरे लोगों के बारे में पता लगाना, उनका मूल्यांकन करना, उनका पता लगाना, उनका मूल्यांकन करना। क्या करना है? मूल्यांकन। और जो मूल्यांकन करेंगे तो इसके लिए कौन कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे, इन सारी विधियों के बारे में अपने डिटेल से पढ़ेंगे। उनके बारे में वो कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं। जीवन गाथा विधि कौन सी? जीवन वृत्तांत विधि, जीवन वृत्तांत विधि। व्यक्ति इतिहास विधि कौन सी? व्यक्ति इतिहास विधि। जीवन वृत्तांत विधि, व्यक्ति इतिहास विधि, और रेंटिंग स्केल समाज मिति। रेंटिंग स्केल कौन सी विधि है? रेंटिंग स्केल विधि है। और क्या चीज है? समाज मिति विधि है। कौन सी विधि है? समाज मिति विधि। कौन सी? समाज मिति विधि, समाज मिति विधि। ये तीसरा प्रकार में बनता है। और चौथा कौन सा है? प्रक्षेपण के द्वारा। किसके द्वारा? प्रक्षेपण के द्वारा। कहने का मतलब है अमूर्त उद्दीपनों के प्रति किस प्रकार की प्रतिक्रिया को व्यक्त करते हैं, प्रक्षेपण के द्वारा संभव है। ये किसके द्वारा संभव है? प्रक्षेपण के द्वारा। हम प्रक्षेपी विधि के द्वारा कैसे दूसरे के उद्दीपनों का पता लगाते हैं? तो प्रक्षेपी विधि। कौन सी विधि? प्रक्षेपी विधि। और पांचवा कौन सा है? पांचवा कौन सा तरीका है? मशीनों के द्वारा, वैज्ञानिक उपकरणों के द्वारा, दूसरे व्यक्ति के भावों को जानना। वैज्ञानिक उपकरणों या प्रयोगों के द्वारा दूसरों के बारे में जानना।
ये 5 भाग बांटे हैं दोस्तों। कितने भाग बांटे हैं? 5 भाग बांटे हैं। सबसे पहला कौन सा है? व्यक्ति जीवन की वास्तविक परिस्थितियों में कैसा व्यवहार करता है, इसके बारे में, व्यक्ति के बारे में जानना है कि जो वास्तविक परिस्थितियां आती है तो कैसा व्यवहार करते हैं। और जो साइकोलॉजिस्ट है वो इनके बारे में कौन कौन सी विधि देते हैं? अवलोकन विधि। कौन सा? अवलोकन विधि को क्या बोलते हैं? निरीक्षण विधि भी बोलते हैं। दूसरा व्यवहार परीक्षण विधि। कौन सी विधि है? व्यवहार परीक्षण विधि। और तीसरी कौन सी है? परिस्थिति परीक्षण विधि। कौन सी है? परिस्थिति परीक्षण विधि। इन तीनों विधियों का हम अध्ययन करेंगे। किसके अंदर अध्ययन करेंगे? इसके अंदर। दूसरा, उस बात का पता लगाना कि बालक स्वयं के बारे में क्या सोचता है, कि बालक वास्तव में अपने आप के बारे में क्या सोचता है, यह कैसे संभव है, इसके बारे में हम आत्मकथा के द्वारा। किसके द्वारा? आत्मकथा। कोई भी बालक अपनी आत्मकथा लिखता है, जब वो बड़ा हो जाता है उसकी आत्मकथा को पढ़ के और उसके बारे में अंदाजा लगाना। दूसरा, प्रश्न करके, प्रश्नावली विधि, प्रश्नों के माध्यम से दूसरे के बारे में जानना। प्रश्न 4 प्रकार के होते हैं। उसके बाद में साक्षात्कार के द्वारा दूसरे के बारे में जानना। इसके बारे में अपने अध्ययन करेंगे दूसरे के बारे में जानने के लिए। अब ये कहता है कि दूसरे लोगों का पता लगाना। यहां पर तो वो व्यक्ति क्या स्वयं के बारे में क्या सोचता है, ये तो ऐसे हम उसके मापन का अंदाजा लगा लेंगे। और तीसरा, दूसरे लोगों का पता लगाना। मान लो मैंने दूसरों का पता लगाना है तो हम कैसे पता लगाएंगे? जीवन वृत्तांत के द्वारा। किसके द्वारा? जीवन वृत्तांत के द्वारा, व्यक्ति इतिहास विधि के द्वारा, रेंटिंग स्केल के द्वारा और समाज मिति के द्वारा। इनके द्वारा हम पता लगाएंगे। चौथा है प्रक्षेपण के द्वारा। प्रक्षेपण के द्वारा कैसे दोस्तों? अमूर्त उद्दीपनों के प्रति, अमूर्त उद्दीपनों के प्रति किस प्रकार का व्यक्ति व्यवहार करता है, उसके अंदर कैसी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है वो, उसके बारे में अपनी जानकारी हासिल करेंगे प्रक्षेपी विधि के द्वारा। और जो 5वां है, वैज्ञानिक उपकरणों के माध्यम से या प्रयोगों के माध्यम से व्यक्ति के बारे में जानना। ये 5 ही तरीके होते हैं दोस्तों किसी को जानने के लिए। जो पहले वाले तरीके हैं तीनों, उनके बारे में नहीं पढ़ना है, उनके बारे में आपको नहीं सोचना है। ये 500। तो यदि प्रश्न आ जाए व्यक्तित्व मापने के लिए आधुनिक जो मनोवैज्ञानिक हैं वो कितनी विधियों का बारे में इजाद करते हैं, तो 5 तरीके हैं। कौन से तरीके हैं? 5 है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं अवलोकन विधि के द्वारा। अवलोकन या निरीक्षण विधि के द्वारा। अवलोकन या निरीक्षण क्या होता है दोस्तों? पहले तो इसके ऊपर अपने बात करते हैं। अवलोकन या निरीक्षण, स्क्रीनशॉट ले लें आप एक बार। तो अपने सबसे पहले व्यक्ति जीवन की वास्तविक परिस्थितियों के बारे में, इसके बारे में अपने अध्ययन करते हैं। तो यहां पर नंबर 1 कौन सा है? अवलोकन विधि। कौन सा है? अवलोकन विधि। पहले तो मेरे को यह बताएं कि अवलोकन किसे कहते हैं? निहारना या देखना। यहां पर जो निरीक्षक करता 2 तरीके अपनाता है। कितने तरीके अपनाता है? निरीक्षक करता या अवलोकन करने के लिए 2 तरीके अपनाता है। एक तो जिनका निरीक्षण करना है, अवलोकन करना है, उस समूह के अंदर खुद ही घुल मिल जाता है, उनको पता ही नहीं लगने देता। और दूसरा, अवलोकन करने के लिए अवलोकन करता जो है वो एक जगह पर बैठ जाता है और जिनका अवलोकन हो रहा है उनको पता ही नहीं चलने देता। 2 तरीके हैं अवलोकन करने के। और अवलोकन किससे किया जाता है दोस्तों? इंद्रियों के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? अवलोकन हमेशा इंद्रियों के द्वारा किया जाता है। और हमारे पास में कुल कितनी इंद्रियां हैं? 5 इंद्रियां हैं। कौन कौन सी? आंख, नाक, जीभ, कान, त्वचा। 5 इंद्रियां हैं। इसके माध्यम से हम दूसरे का अवलोकन करते हैं। अब कैसे अवलोकन करते हैं? ये सबसे पुरानी विधि है। क्या चीज है? ये सबसे प्राचीन विधि है अवलोकन करना। ये सबसे प्राचीन विधि और लोकप्रिय विधि भी। क्या है? लोकप्रिय, उस जमाने के अंदर सबसे पहले, और सबसे ज्यादा प्रचलित भी। क्या है? प्रचलित। ठीक है, सबसे अधिक प्रचलित है। प्रचलित होगी तो लोकप्रिय होगी। और सबसे पुरानी अवलोकन विधि। और इसको निरीक्षण क्यों बोलते हैं? और निरीक्षण हमेशा इंद्रियों के द्वारा होता है। आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा के द्वारा। और इसमें कितने तरीके निरीक्षण करता अपनाता है? 2 तरीके अपनाता है दोस्तों। कितने तरीके अपनाता है? 2 तरीके निरीक्षण करता अपनाता है। 2 तरीके कौन से अपनाता है? पहला तो अपनाता है कि स्वयं जिनका निरीक्षण करना उसमें शामिल हो जाता है। स्वयं निरीक्षण करने वाले समूह में शामिल हो जाता है। निरीक्षण है, क्या करते हैं? अपने निरीक्षण ही कर रहे हैं ना। निरीक्षण करने
वाले समूह में शामिल हो जाना, समूह में शामिल हो जाना, घुल मिल जाना। और निरीक्षण जो करता होता है वो जिनका निरीक्षण हो रहा है उनको पता ही नहीं चलने देता, और उनकी अच्छाइयों को, उनकी बुराइयों को, उनकी क्रियाओं के बारे में जानना क्या है, उनकी प्रतिक्रियाओं को जानना है, उनकी क्रियाओं को जानना है। किसको जानना है? किसके माध्यम से जाना जाता है? क्रियाओं को जानना है। किसको जानना है? क्रियाओं को। प्रश्न आ सकता है दोस्तों कि अवलोकन विधि के अंदर किसके द्वारा जाना जाता है? क्रियाओं के द्वारा, यानी कि क्रिया कैसी कर रहा है। और दूसरा तरीका अपनाता है निरीक्षणकर्ता स्वयं प्रकट नहीं होता, स्वयं प्रकट नहीं होता, स्वयं प्रकट नहीं होता। क्या होता है? वो छुप कर बैठ जाता है और टेप रिकॉर्ड या किसी और चीज की रिकॉर्डिंग कर लेता है, और फिर उसके बाद में वो जो जिनका निरीक्षण हुआ है, अवलोकन हुआ है, वो कैसा व्यवहार कर रहे थे उसके ऊपर रिसर्च करना, उनके व्यक्तित्व को जानना। और इसको बार बार किया जाता है दोस्तों, जो क्रियाएं हैं उनको जानने के लिए बार बार प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? बार बार प्रयोग को दोहराया जाता है। और निरीक्षण करता कितने तरीके अपनाता है? 2 तरीके दूसरे का अवलोकन करने के लिए। कितने तरीके अपनाता है? 2 तरीके ही अपनाता है। और अवलोकन करने के लिए हमारे पास हथियार कौन से हैं? आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। तो याद रहेगा, इसके आधार के ऊपर जो टीचर है ये पता कर लेता है कि कौन सा बालक डफर है, कौन सा बालक खेल में होशियार है, कौन सा बालक पढ़ाई में होशियार है, कौन सा लेजी है, और कौन सा हमारे देश का नाम रोशन कर सकता है। बहुत सारी बातें उसके पास में निकल कर आ सकती है। ये भी उसको पता चल जाता है कौन सा समस्यात्मक बालक है, कौन सा मंदबुद्धि है, किसको लेट याद होता है। इन सारी बातों का उसको पता लग जाता है। अवलोकन विधि के द्वारा सब चीजों का जो पता है उसका पता लग जाता है। दूसरी बात एक और बताऊं मैं आपको, अनपढ़ लोगों पर, ठीक है, बालकों पर, मंदबुद्धि के ऊपर यह प्रयोग काफी कारगर साबित होता है, काफी कारगर साबित होता है। ठीक है, तो यहां पर अवलोकन विधि के बारे में दोस्तों आपको बता दिया। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आएगा, और यदि समझ में नहीं आया दोस्तों तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे बता दिया करो। मैं कमेंट के माध्यम से भी समझाने का प्रयास करता हूं, और जब मैं लाइव आता हूं तो उस समय आप इन चीजों को उठा के रखा करो कि सर ये बात समझ में नहीं आई, उसके बारे में आप बताएं। लाइव का मतलब यही है, लाइव के अंदर मेरा एक ही काम रहता है, एक तो आपका बड़ा भाई की तरह से मैं भूमिका में रहूं कि आप में मोटिवेशन बढ़ता रहूं और आप अपने टारगेट को प्राप्त कर लें। दूसरी, आपकी समस्या का समाधान करूं। और तीसरा, ये चीज याद नहीं हो रहा है तो आसान तरीकों के माध्यम से कोई भी सब्जेक्ट याद कैसे करवाया जाए उसके बारे में मैं बताता हूं। दूसरी बात, कोई भी वीडियो अंत तक जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि वीडियो के अंदर किस हिस्से में क्या चीज हमें प्राप्त हो जाए उस बात का कभी किसी को पता नहीं होता, और वहीं से प्रश्न उठ जाता है। दूसरा दोस्तों, इसके अंदर अवलोकन के बाद में होता है व्यवहार परीक्षण विधि। कौन सी है? व्यवहार परीक्षण विधि है। तो व्यवहार परीक्षण विधि के अंतर्गत यह रहा, दूसरा है कौन सा? व्यवहार परीक्षण विधि। व्यवहार परीक्षण विधि। तो व्यवहार परीक्षण के बारे में आपको समझाता हूं। अमेरिका और इंग्लैंड जब विश्व युद्ध हुए थे तो अपने नए कमांडर बनाने के लिए, फौजी बनाने के लिए व्यवहार परीक्षण विधि और परिस्थिति परीक्षण विधियों के माध्यम से ईमानदार अफसर को ढूंढने के लिए, ईमानदार लोगों को आगे लाने के लिए ये परीक्षण किए थे। उसके बाद में हॉर्ट शोर नामक विद्वान है, गैट्स नामक विद्वान है, उन लोगों ने उसके ऊपर डिटेल से रिसर्च की, और रिसर्च करने के बाद में हमारे सामने प्रूव किया, स्टूडेंट्स के ऊपर प्रयोग किया। कैसे प्रयोग किया उसके बारे में बात करते हैं। तो यहां पर व्यवहार परीक्षण कि व्यक्ति कैसा व्यवहार करता है उसके बारे में बताया जाए। और ये चीज व्यवहार परीक्षण के माध्यम से यह पता चलता है कि व्यक्ति के अंदर कुछ विशिष्ट व्यवहार होता है, सामान्य व्यवहार नहीं होता। ईमानदारी एक विशिष्ट व्यवहार है, न कि सामान्य व्यवहार। और वो कैसे पता लगाया जाता है इसके बारे में, सबसे पहले कुछ बालकों को बिठा लिया गया, और बिठाने के बाद में इमला लिखवाया गया। इमला जानते हो गया किसे कहते हैं? मान लो टे बे टब, कै बे कब, रे बे रब। मैं बता रहा हूं कि एक आदमी बोल रहा है, अपने यहां पर बोलते हैं कि टीचर बोल रहा है मौखिक, और बच्चा कॉपी के अंदर या सलेटे के ऊपर, या पहले के टाइम के अंदर एक फट्टी होती थी उसके ऊपर लिखा करता है। तो कॉपी के अंदर बालकों को लिखने के लिए कहा, और लिखने के बाद में कहा बालकों आपको मैं ये जो कॉपियां हैं
अपने पास में ले लेता हूं। तो सबकी कॉपियां अपने पास में ले ली और अपनी तरह से बालकों की जो कॉपियों को एक नाम दे दिया और उनकी गलतियों को नोट कर लिया, सारी की सारी किस बालक ने कौन सी गलती की और कितनी गलतियां की। उसके बाद में सबकी कॉपियों को वापस दे दी, पता ही नहीं चलने दिया बालकों को। उसके बाद में जो इमला मास्टर ने बोला उस इमला को बोर्ड पर लिख दिया। जो सुलेख बोली थी उसको इमला सुलेख को बोलते हैं, और वो कहां पर लिख दी, वहां पर बोर्ड पर लिख दी। और बालकों को कहा कि आपने जो लिखा है उसको सुमेलित करो, जहां पर आपने गलती किया वहां पर गोला लगाओ। तो जब वो गोला लगाने की बात आई तो कुछ बालक तो ऐसे थे जिन्होंने ईमानदारी से गोला लगाया, कुछ परसेंट ने, 2-4% ने। कुछ बालकों ने कुछ गलतियों को साफ कर दिया, इरेज कर दिया और उनको सही कर दिया, और कुछ को वैसे पड़े रहने दिया। कुछ जो बालक थे ज्यादा शाणे थे, कई बार 1.5 शाणा होता है ना, कई बार अपने बोलते हैं, उन लोगों ने पूरी गलतियां साफ कर दी और ईमानदारी को प्रदर्शित करने का प्रयास किया। तो यहां पर क्या पता चला कि जब परिस्थितियां आती है, आदमी का वैसे तो आकलन का पता नहीं चलता, लेकिन जैसे जैसे जब उसकी परिस्थितियां आती है तो उसका जो विशिष्ट व्यवहार है वो सामने निकल कर आता है। यहां पर जो बालकों का विशिष्ट व्यवहार है, जो सामान्य व्यवहार नहीं, जो विशिष्ट व्यवहार है, जो ईमानदारी वाला, वो सामने निकल कर आया। 2% जो लोग थे वो ईमानदार निकले। कैसे पता चला? उनका जो व्यवहार परीक्षण के द्वारा। किसके द्वारा? व्यवहार परीक्षण के द्वारा। मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं दोस्तों। कौन सा उदाहरण देता हूं कि हम एक बार, मैं और मेरी पत्नी यहां पर पड़ोस के अंदर फल लेने के लिए गए थे, और जब वो लेने के लिए गए थे तो वहां पर आम ले रहे थे। जब आम ले रहे थे तभी एक हस्बैंड वाइफ मोटरसाइकिल पर आए, और मोटरसाइकिल पर जब जैसे ही आए तो उन्होंने एक पका हुआ आम, यानी कि 3 आम 1 किलो के अंदर आए, तो उन्होंने तुलवा लिया। लेकिन जो उसकी वाइफ थी उसने धीरे से अपना थैला पास में लगाकर एक आम अपने थैले के अंदर पटक लिया। तब उसने 100 रुपए दिए आम वाले को। तो उसने कहा भी कितने रुपए, क्या किलो भाव है? बोला जी 80 रुपए किलो है। तो बोला 20 वापिस दो। बोला नहीं, आपकी पत्नी ने एक आम उसके अंदर रख लिया। तो उसकी पत्नी बोले अरे व्हाट इज दिस, ऐसे बोलने लगी। वो खड़ा होके आया और बैग, उसके थैले में से एक आम निकाल के दिखाया उस चीज के अंदर। जो औरत थी उसके मुंह पर पानी पानी होगी, और आदमी ने घूरा भी, घर पे चल। उसकी आंखें ये कह रही थी घर पे चल, क्या व्यवहार किया जाएगा। यानी इस बात से क्या साबित होता है कि व्यक्ति के व्यवहार का परीक्षण होता है। क्या होता है? ये एक विशिष्ट गुण है जो आम सामान्य जगह पर हमें पता नहीं चलता। विशिष्ट परिस्थितियों में व्यक्ति का परीक्षण होता है कि वो किस स्थान के ऊपर उसका जो व्यवहार है सामने आता है। और बहुत सारे उदाहरण हो सकता है। उसके बाद में परिस्थिति परीक्षण। कौन सा है? परिस्थिति परीक्षण। परिस्थिति परीक्षण। यहां पर जो व्यवहार परीक्षण के बारे में बता दिया, यहां पर इन दोनों में परिस्थिति परीक्षण और व्यवहार परीक्षण एक सिक्के के 2 पहलू है दोस्तों। व्यवहार परीक्षण के अंदर तो व्यवहार को निकाला जाता है कि व्यक्ति का व्यवहार कैसा है विशेष, और दूसरी चीज है परिस्थिति परीक्षण। परिस्थिति परीक्षण के अंदर, व्यवहार परीक्षण में तो एक आदमी का ही परीक्षण हो रहा है एक तरह से, ठीक है, और परिस्थिति परीक्षण के अंदर बहुत सारे लोग हैं, उनमें से व्यक्तियों के व्यवहार को चयन करना, बहुत सारे लोगों को, और परिस्थिति के अकॉर्डिंग करना। इसके लिए जो मनोवैज्ञानिक थे हॉटशॉर्न साहब, उन्होंने किस प्रकार का प्रयोग किया परिस्थिति परीक्षण के अंदर, उन्होंने कैसा प्रयोग किया उसके बारे में सुनिए। बच्चों को डॉलर दे दिए गए, कॉइन्स दे दिए गए, और देने के बाद में एक संदूक रख दिया गया, और बालकों को कहा भी पर्दे के ओट में यहाँ पर संदूक पड़ा है और उसमें जाके आपने ईमानदारी से उसके अंदर डॉलर डालने। बच्चों को भेजा गया, उन्होंने, किसी ने डाल दिए किसी ने नहीं डाले। सबको जो कॉइन यानी कि डॉलर के रूप में जो दिए गए थे, बता दूं कि उसमें संदूक में कुछ ही कॉइन निकले, क्योंकि बच्चों ने मन में सोचा कि पर्दे की ओट में कोई देख थोड़ी रहा है ना। तो कुछ लोगों ने ईमानदारी से डाले, कुछ ने कुछ रख लिए, कुछ डाल दिया, किसी ने डाले ही नहीं। तो यानी कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो परिस्थिति के अनुसार उनका जो विशिष्ट व्यवहार सामने आता है। मैं दूसरा उदाहरण बताता हूं। जब स्कूल के अंदर हम पढ़ा करते थे तब हम स्काउट में होते थे, एनएसएस के अंदर होते थे, तो एनएसएस में सेवा करनी होती थी, साफ सफाई स्कूल के अंदर। तो बहुत सारे लड़के थे ऐसे घूमते रहते थे, कुछ ईमानदार से निष्ठापूर्वक काम करते थे, और जो कुछ होते थे ऐसे जो कुछ काम करते थे, कुछ देर आराम करते थे, और जो टीचर बड़े गुपचुप तरीके से उनके ऊपर, परिस्थितियों के ऊपर नजर रखते थे। तो बहुत सारे लोग होते हैं कि परिस्थितियां कैसी के, परिस्थितियों के अनुसार उनका विशिष्ट व्यवहार सामने निकल कर आता है। कई बार जो लड़कियां होती है, लड़के होते हैं, आतंकवादी टेररिस्ट को पकड़वा देते हैं, परिस्थितियों के अकॉर्डिंग उनकी जो बहादुरी का जो गुण है वो सामने आता है ना। बहुत सारे गुणों के व्यक्ति के अंदर चोर वाले गुण सामने आते हैं। जो परिस्थितियां बनती है उनकी व्यभिचार का गुण सामने आते हैं। बहुत सारी जो पुरुष होते हैं
जब वो अकेले होते हैं तो उनके अंदर खाली दिमाग शैतान का घर है, व्यभिचारी का जो गुण उनके अंदर प्रकट हो जाता है, तो वो परिस्थिति के अकॉर्डिंग आता है। तो दोस्तों, परिस्थिति के ऊपर मैंने डॉलर वाला उदाहरण बताया और व्यवहार परीक्षण के अंदर आपको इमला वाला उदाहरण बताया। तो यहां पर 3 विधियां बताई है कि व्यक्ति जीवन की वास्तविक परिस्थितियों में किस प्रकार का व्यवहार करता है, उसकी ईमानदारी का, इनके बारे में बताया। अब अपने दूसरी जो विधि है उसके ऊपर बात करेंगे। दूसरी जो विधि है उसके ऊपर बात करेंगे। और दूसरी विधि क्या चीज है, उस बात का पता लगाना है कि चेष्टा की जाएगी कि बालक स्वयं के बारे में क्या सोचता है। और उसमें आत्मकथा विधि, कौन सी आत्मकथा विधि, प्रश्नावली विधि और साक्षात्कार विधि के बारे में पढ़ेंगे। आत्मकथा विधि, प्रश्नावली विधि और साक्षात्कार के बारे में पढ़ेंगे। तो आप जब तक स्क्रीनशॉट ले लें फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ तो दोस्तों, अब अपने पता करते हैं कि बालक स्वयं के बारे में क्या सोचते हैं। जो निरीक्षक करता है उसके बारे में, कि निरीक्षक करता यह जानने का प्रयास करता है कि बालक क्या सोचता है ना। तो इसके ऊपर हमने बहुत सारी विधियां वैसे तो, लेकिन हमने 3 विधियों को चुना है, आत्मकथा विधि को, साक्षात्कार विधि को और प्रश्नावली विधि को। इसके माध्यम से हम ये प्रूव करने का प्रयास करेंगे कि बालक स्वयं के बारे में क्या सोचता है और उसको जानना। सबसे पहले आत्मकथा विधि, इसको अंतर्दर्शन विधि भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, अंतर्दर्शन विधि भी कहते हैं। और आप लोगों को पता है विलियम वुंट ने इस विधि को प्रदान किया। यह भी पुरानी विधि है। क्या चीज है, पुरानी विधि। और स्वयं के बारे में बालक जब लिखता है तो बड़ा हो जाता है। जैसे जवाहरलाल नेहरू ने अपनी आत्मकथा लिखी, महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा लिखी, और उन आत्मकथाओं के आधार के ऊपर उन व्यक्तित्व के बारे में अपने सोचना, विचार करना कि वो लोग कैसे थे। तो यहां पर इसका और नाम है अंतर्दर्शन। और विलियम वुंट ने दी। तो कैसे याद रखोगे दोस्तों, किसी के सिर में अपने बूंट मारे तो अंतर्दर्शन हो जाता है ना, उसके हो जाता है कि नहीं होती, उसकी आत्मा जग जाती है जब बूंट मारती है, बूंट जो पहनने वाला। तो वुंट से विलियम वुंट ने। लेकिन यह विधि ज्यादा विश्वसनीय नहीं है। क्यों दोस्तों, क्योंकि मैं आत्मकथा लिखूंगा मेरी, तो हो सकता है मैं झूठ लिख दूं, उसके अंदर गप्पे लिख सकता हूं ना। आप भी ऐसे कर सकते हो। इसीलिए ये विश्वस्त नहीं है। क्या नहीं है, विश्वस्त नहीं है। और इसमें स्वयं के बारे में लिखना कम प्रयोग में ये विधि लाई जाती है। क्यों लाई जाती है कम प्रयोग में विधि, क्योंकि ये वैज्ञानिक नहीं है, वैज्ञानिक तौर तरीकों पर आधारित नहीं है। मान लो मैं अपने बारे में लिख दूं कि मैं अरबपति हूं, ये हूं, वो हूं, गप्पे लिख दूं, इस दुनिया से चला जाऊं, तो पढ़ने वाले तो ये मानेंगे ना। अब भारत का इतिहास है, उसके ऊपर ज्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि जिन जिन आक्रांताओं ने यहाँ पर आके राज किया उन्होंने अपने हिसाब से इतिहास को अपनी दृष्टि से लिखवाया। लेकिन यहाँ पर आदमी अपने बारे में कुछ ना कुछ देता है, उसके बारे में इमेजिनेशन हमारे दिमाग पर मर जाती है, कल्पनाएं आने लग जाती है उसकी आत्मकथा के माध्यम से। तो इसका एक नाम है अंतर्दर्शन, और विलियम वुंट ने प्रदान की थी। और स्वयं के बारे में जो व्यक्ति है वो बताता है कि मैं कैसा हूं। लेकिन यह विधि क्यों प्रमाणित नहीं है, कोई भी चोर आदमी ये कहेगा क्या मैं चोर हूं, डाकू कहेगा कि मैं डाकू हूं, कभी नहीं कहेगा ना, वो अपने तथ्यों को छुपा लेगा। दूसरी विधि है दोस्तों साक्षात्कार विधि। आर.एस. वुडवर्थ साहब ने बड़ी लंबी चौड़ी इसके ऊपर विचार प्रस्तुत किए हैं। गैरेट साहब ने भी इसके ऊपर विचार प्रस्तुत किए हैं। अमेरिका के अंदर इसका प्रयोग किया गया सबसे पहले। कहां पर प्रयोग किया था, अमेरिका के अंदर साक्षात्कार विधि का सबसे पहले प्रयोग किया। साक्षात्कार का मतलब होता है आमने सामने बैठ के और बातचीत करना। क्या करना होता है, आमने सामने बैठ के, और जो व्यक्ति के भीतर क्या चल रहा है, अंतर्द्वंद क्या चल रहा है, उसके बारे में जानना। तो यानी कि औपचारिक विधि का मतलब तो वो होता है जब कोई भी व्यक्ति सामने बैठा है उसके अंदर से कुछ बातें निकलवाना, उससे अंदर, उसको तो बोलते हैं औपचारिक विधि। मान लो छोटे छोटे प्रश्न करना, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारे पापा का क्या नाम है, तुम्हारे घर के अंदर कितने सदस्य हैं, छोटे छोटे प्रश्न किए और उनके बारे में जानना। ये क्या चीज है, औपचारिक। जब आदमी नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जाता है, साक्षात्कार को इंटरव्यू वो बोलते हैं, और ये मौखिक होता है। क्या होता है, मौखिक होता है, इसे मौखिक विधि भी कहते हैं। औपचारिक के अंदर जब सामने वाले से प्रश्न और उत्तर चाहते हैं, तुरंत छोटा सा प्रश्न छोटा सा उत्तर चाहते हैं। उसके बाद में दोस्तों होता है अनौपचारिक विधि। अनौपचारिक विधि के अंदर प्रश्न कर दिया, हम कम से कम, यानी निरीक्षण करता कम से कम बोलता है, और सामने वाला जो व्यक्ति है उससे से अधिक बोलने के लिए मौका दिया जाता है। जैसे आप भारत के अंदर मुगल काल का जो शासक था बाबर, उसने स्थापना की थी मुगल वंश की, 1526 में आए।
तो बाबर के बारे में आप बताइए। उन्होंने तो इतनी बात कह के चुप हो गए, फिर वो बाबर के बारे में बताता, उनके जन्म के बारे में, मृत्यु के बारे में, युद्ध के बारे में, उनकी कला के बारे में, संस्कृति के बारे में, उनके बारे में जब वो कहती है बाबर के बारे में बताइए, तो जन्म से मृत्यु के बीच में जो जो घटना है उसके याद है वो सारी कुछ बताएगा। तो इसके अंदर जो चीजें अनौपचारिक विधि, जिसके अंदर कम से कम बोल के, साक्षात्कारता को कम से कम बोल के और अधिक से अधिक सुना जाता है, ठीक, उसके बारे में हमें पता चल जाता है कि वो व्यक्ति कैसा है, जॉब के बारे में कितना लापरवाह है या ईमानदार है। मान लो आईएएस का पेपर है, ठीक है, एक आईएएस का पेपर है, एक मैं सीधा सा प्रश्न पूछूं कि उसमें प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं, मान लो कि आपके यहाँ पर आतंकवादी आ गए और घर के अंदर लाश पड़ी है आपके घर के अंदर, तो दोनों में से पहले किसको अपनाओगे, उसके बारे में आप वर्णन करें। या शहर के अंदर बहुत अधिक गंदगी है, उसको सफाई कैसे करोगे, उसके ऊपर आप विस्तृत बताइए उस चीज़ के बारे में। तो यह अनौपचारिक विधि है, और उस व्यक्ति की जो अंदर के भाव हैं उसके बारे में हम जान सकते हैं साक्षात्कार की विधि में। उसके बाद में दोस्तों प्रश्नावली विधि, जिसको कागज पेंसिल विधि भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, कागज पेंसिल विधि भी बोलते हैं और प्रश्नावली विधि। देखो एक तो है विलियम वुडवर्थ और एक आर.एस. वुडवर्थ। आर.एस. वुडवर्थ साहब ने इस विधि को प्रदान किया था, प्रश्नावली विधि को। एक प्रश्नोत्तर विधि है, और प्रश्नोत्तर विधि किसने दी थी, प्राचीन काल के अंदर सुकरात, जो यूनान के एक बहुत बड़े फिलोसफर हुए हैं और जिनको इहलोक पी के और अपनी जीवन लीला समाप्त करनी पड़ी थी एक राजा के कहने पर, और उन्होंने प्रश्नावली विधि दी थी, और इन्होंने प्रश्नोत्तर दी थी, इन्होंने प्रश्नावली विधि। और आप लोगों को ये भी पता है सबसे पहले इन्होंने 16 प्रश्न बनाए थे, और इन्होंने जो प्रश्नावली विधि दी थी उसमें 4 प्रकार के प्रश्न बताए थे। कितने प्रकार के, 4 प्रकार के प्रश्न। एक तो होते हैं बंद प्रश्न। कौन से प्रश्न होते हैं, बंद प्रश्नावली, ठीक है। दूसरी होती है दोस्तों खुली प्रश्नावली। कौन सी होती है, खुली प्रश्नावली। और तीसरी कौन सी होती है, चित्रित प्रश्नावली। कौन सी होती है, चित्रित प्रश्नावली। और चौथी कौन सी होती है, मिश्रित प्रश्नावली। कौन सी होती है, मिश्रित प्रश्नावली। कौन सी होती है दोस्तों, मिश्रित प्रश्नावली। ये 4 प्रकार की प्रश्नावली होती है, और ये चारों प्रकार की जो प्रश्नावली है, चारों प्रकार की जो प्रश्नावली है, उनको किस आधार पर अंडर रूट किया जाता है, उनको किस आधार पे हेडलाइन किया जाता है उनको। एक तो परेशानियां चिंताओं के क्रमबद्ध तरीके से, कि व्यक्ति के अंदर कौन कौन सी परेशानियां हैं, चिंताएं हैं, उसके ऊपर प्रश्न बनाए जाते हैं, ठीक है, नंबर 1 में। दूसरी, जो व्यक्ति है उसकी सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक स्थिति के बारे में क्या सोचता है, उसके बारे में, उसके ऊपर प्रश्न बनाना। तीसरा, संगीत, कला, साहित्य, खेल कूद का ज्ञान बालक को कितना है, उन चीजों के बारे में। यानी कि 3 भागों में प्रश्न बनाए जाते हैं उसके दिमाग को ध्यान में रखते हुए। नंबर 1 परेशानी और चिंताओं से संबंधित है, दूसरा कलात्मक क्षेत्र से है, तीसरा उसका सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक क्षेत्र से है। 3 भागों के अंदर सोच के और प्रश्नों की एक लिस्ट बनाई जाती है और उसके सामने उपस्थित की जाती है। किसने बताया, आर.एस. वुडवर्थ साहब ने। किसने, आर.एस. वुडवर्थ साहब ने बताया था। और उसके बाद में ये जो प्रश्नावली है इसको बोलते हैं कागज पेंसिल विधि भी बोलते हैं। तो हम सबसे पहले बताते हैं बंद प्रश्नावली क्या होती है दोस्तों। बंद प्रश्नावली में प्रश्न के आगे हाँ या ना में उत्तर देना होता है। जैसे प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं इसके अंदर, क्या आप अपने परिवार में कंफर्टेबल महसूस करते हैं, हाँ या ना। दूसरा, क्या आप किसी भीड़ के अंदर, बहुत सारी भीड़ है चारों तरफ, क्या आप उसका नेतृत्व करना चाहते हैं, हाँ या ना। आपके पीठ पीछे जो बात करते हैं आप उनके बारे में सोचते हैं, हाँ या ना। उसके बाद में आप दूसरे के इरादों पर कितना शक करते हैं, हाँ या ना। क्या आप दूसरों से अपने विचारों से सहमत करवाने का प्रयास करते हैं, हाँ या ना। इसके अंदर दोस्तों यदि जितने प्रश्न पूछे गए उसमें से 50 से 1 अधिक, यानी कि 10 प्रश्न पूछे गए, यदि 6 प्रश्नों का उत्तर आशा अनुरूप दिए, प्रश्नों का उत्तर वास्तव में सही दिया 6 प्रश्नों का, तो आप बाहरी मुखी हो। यदि आपने उत्तर नकारात्मक दृष्टि से दिए, जो उत्तर आने चाहिए तो वो नहीं भरे, और आपने उत्तर दिए 6 गलत, तो उसके बाद में आप अंतर्मुखी हो। क्या चीज हो, आप है अंतर्मुखी हो। आप परेशानियों से पीड़ित हो, चिंताओं से पीड़ित हो, सामाजिक आर्थिक स्थिति से समायोजन आपका सही नहीं बैठा हुआ। इसके अंदर ये जो प्रश्न होते हैं इन तीनों प्रकार का समायोजन मिलाया जाता है, ठीक। दूसरे प्रकार के जो प्रश्न होते हैं इसको बोलते हैं बंद प्रश्न। ताकि बंद प्रश्न का मतलब दोस्तों ये है कि आपसे डिटेल नहीं पूछते, बस हाँ या ना में प्रश्न
हाँ या ना में ही आपका उत्तर चाहते हैं। उसके बाद में दूसरा होता है खुली प्रश्नावली। दोस्तों, खुली प्रश्नावली के अंदर प्रश्न दिया जाता है आपको और उत्तर आपको लिखना होता है। क्या होता है? प्रश्न दिया और आपको उत्तर लिखना होता है, उसको बोलते हैं खुली प्रश्नावली। मान लो आपके आर्थिक स्थिति के बारे में आप क्या सोचते हो, आप भारत की आर्थिक स्थिति के बारे में, तो आपको लिखना पड़ा, डिटेल से जब लिखना होता है तो उसको खुली प्रश्नावली बोलते हैं, उसका आकलन करने के लिए। तीसरा होता है चित्रित प्रश्नावली। ऐसे चित्र दे दिए जाते हैं, मान लो एक चित्र ये सांप का दे दिया, एक पेड़ का दे दिया, एक बादल का दे दिया, बादल के अंदर सूरज छिप रहा है, ठीक है। अब फिर आपको ये कहा कि आपको सबसे बढ़िया 4 चित्र दे दिए और आपको कहा कि सबसे बढ़िया चित्र उसको 1 नंबर दो, दूसरे नंबर पर जो बढ़िया लगता है उसको 2 नंबर दो, और तीसरे नंबर पर बढ़िया लगता है उसको 3 नंबर दो। आपको चित्र दिए तो आप लोगों को पता है, आप अपनी चिंता परेशानियां उनसे यदि मुक्त हो और आप सही आकलन करोगे तो 1 नंबर पर यदि साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग बढ़िया जो चित्र को रखा गया उसी को यदि आपने रखा तो आप सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक दृष्टि से बहुत ही सही तरीके से जा रहे हो। और यदि आपको चित्र के माध्यम से, हालांकि अभी मैं लाइव नहीं हूं, नहीं तो मैं आपको यहाँ पर चित्र बना के दिखाता और आप अपनी हॉबियों को उससे मैच कर लेते, मिलान कर लेते और मैं आपके बारे में बता देता कि आप किस प्रकार के व्यक्ति हो। इस प्रकार के अंदर व्यवस्था बैठ सकती है। और जो चौथा होता है चित्रित, बता दिया चित्रित। मिश्रित के अंदर दोस्तों जो बंद, खुली और चित्रित तीनों का मिश्रण करके प्रश्न पूछा जाता है, तीनों का मिश्रण करके प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अंदर व्यक्तित्व के बारे में हमें जल्दी पता लगता है, लेकिन दोस्तों इसके अंदर सबसे बड़ा दोष क्या है? समय बर्बाद ज्यादा होता है। दूसरी बात है, जरूरी नहीं है कि जिससे प्रश्न किया गया है वो उसको सही दृष्टि में सोचे, किस एंगल से उसके ऊपर सोच रहा है। तीसरी बात, पूछने वाले का प्रश्न है उसके उत्तर से मिलान सही खाई, ये भी कोई जरूरी नहीं है, ये कभी भी जरूरी नहीं होती। और ये भी कभी जरूरी नहीं होता कि जिस दृष्टि से हम उसका आकलन कर रहे हैं और वो आकलन भी सही हो। इसीलिए ये जो आकलन है प्रश्नावली विधि, वो सही अपने नहीं मान सकते, वैज्ञानिक तरीके के अकॉर्डिंग अपने नहीं मान सकते। तो परेशानी, चिंताओं को क्रमबद्ध, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक क्रमबद्ध, संगीत, कला और साहित्य से संबंधित क्रमबद्ध तरीके से इसको मानते हैं। तो दोस्तों आज अपने 2 विधियां पढ़ी है। पहली विधि जिसके बारे में व्यक्ति परिस्थितियों के अनुसार कैसा व्यवहार करता है, और दूसरी विधि हम कि जो व्यक्ति है उसके बालक स्वयं के बारे में क्या सोचता है, दूसरा आदमी उसके बारे में क्या सोचता है। यहाँ पर देखो व्यक्ति का परीक्षण हो रहा है, एक आदमी क्या सोचता है उसके अंदर की बातें निकल के आ रही है, इंटरव्यू में उसके अंदर की बातें निकल कर आ रही है, आत्मकथा में भी अंदर की बातें निकल कर आ रही है। तीसरी विधि, चौथी विधि और 5वीं विधि, ये तीनों विधि हम कल लेकर आएंगे दोस्तों। तब तक आपका दिन शुभ रहे और घर पे एंजॉय करते रहें। और दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और अंत तक वीडियो जरूर देखें। बहुत बहुत धन्यवाद।